नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजेएस एकेडमी पर। चलिए, कैसे हैं? इधर 2 दिन वीडियो नहीं बन पाया, काफ़ी व्यस्तता थी, इस कारण आज एक बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं मैं, क्योंकि मेरे कुछ छात्रों की मांग थी कि सर, हालांकि काफ़ी बीच में है और आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से, अभी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने शुरुआत नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सर सिर्फ एक वीडियो बना दीजिए, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए आज एक वीडियो बना ही देते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन पर। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन पर हमारा वीडियो हम लोग आज भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और ये वाली हमारी क्लास जो होगी प्री प्लस मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से आयोजित होगी, क्योंकि फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल हम दोनों ही पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को समझने से पहले हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में मैं ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा होगा भारत छोड़ो आंदोलन में कि किन परिस्थितियों में शुरू हुआ। हालांकि यह स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई थी, इसके बाद भारत आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो इसके पहले सविनय आंदोलन और सहयोग आंदोलन, और उससे पहले स्वदेशी आंदोलन, और बीच में बहुत से क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, बहुत सारी घटनाएं हुई थी। नाविक विद्रोह हुआ था, इधर सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में भी हुआ था, कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, बहुत घटनाएं घटी थी, सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को मैंने बोला है किस लिए मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। तो भारत छोड़ो आंदोलन को समझने से पहले यही समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला रीजन क्या जाता है? पहला रीजन जाता है क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता, ये मार्च 1942 में आया था। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि आया कब था। तो क्रिप्स मिशन में क्या क्या था, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया हुआ था और इससे भारतीयों को बहुत उम्मीदें थी कि यह हमें कुछ ना कुछ देगा। कुछ ना कुछ का मतलब क्या है कि यह हमें इस मिशन में स्वाधीनता के बारे में चर्चा करी जाएगी कि भारत को स्वतंत्र कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें इसका जो मसौदा था, इसमें भारत की आज़ादी संबंधित कोई भी प्रस्ताव शामिल नहीं था। इसलिए इससे भी कांग्रेस से लेकर के जितनी भी पार्टियां थी, सबको हताशा और निराशा हुई थी। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, उसके पहले आप जानने वाले जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का यह समय था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और इस समय जापान जो है, जापान जो ब्रिटेन के साथ जो मित्र राष्ट्र थे उनसे नहीं बल्कि विरोधी राष्ट्रों के साथ मिला हुआ था। तो जापान द्वितीय विश्व युद्ध में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था, और यह जो है आक्रमण करते हुए लगभग भारत की सीमा तक पहुंच चुका था। और अंग्रेजों की जो कार्यवाही थी या भारतीयों के प्रति जो उनकी कार्यप्रणाली थी, वह काफ़ी मतलब गलत प्रकार की थी, या कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदाराना थी। कई प्रकार की कार्यवाही उन्होंने करी थी, जैसे कि नावों को जब्त कर लिया गया ताकि जापानी लोग ना आ पाए, नहरों के पानी को सुखा दिया गया ताकि जापानी प्रवेश न कर सके। कई सारे मतलब हथकंडे अपनाए गए जापानियों को रोकने के लिए। तो इससे भी क्या हो रहा था कि और जापान युद्ध में विजयी मतलब लगातार विजय करता हुआ जा रहा था, और ब्रिटेन की असमर्थता और पराजय साफ दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर एक भय लोगों को सताने लगा। कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, गांधी जी सहित, उनको ही नहीं बल्कि आम जनता में भी ये असंतोष काफी व्यापक रूप से फैल चुका था कि पता नहीं अगर जापानी यहाँ पे आक्रमण कर दे तो अंग्रेज ऐसा न हो कि भाग न जाए या उनका सहयोग या समर्थन नहीं करेंगे, उनको अंग्रेजों के प्रति अविश्वास हो गया था। ठीक है, तो एक ही वाला रीजन ये था। और तीसरा, भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थिति।
भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थिति। ठीक है, इस समय चूंकि विश्व युद्ध चल रहा था और चूंकि ब्रिटेन यहाँ पे शासन कर रहा था और ब्रिटेन का शासन यहाँ पर था, ब्रिटेन भी शामिल था, तो इकोनॉमिकल जो स्थिति थी वह काफी डावाडोल हो चुकी थी। मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई थी और आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए, अच्छे लोग, अच्छे जो मतलब अपने आप को धनी या व्यापारी कहते थे, उनकी भी स्थिति काफी खराब हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में भी नेताओं के साथ साथ जनता का असंतोष जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति बढ़ रहा था। तो एक ये रीजन भी था कि गांधी जी और कांग्रेस का जो नेतृत्व था उनको यह महसूस हो रहा था कि एक आंदोलन चलाना चाहिए, और इस समय अगर आंदोलन चलाया गया तो ब्रिटिश सरकार वैसे भी परेशान है और कमजोर है, और आंदोलन अगर चला दिया गया तो हमको सफलता मिल सकती है, ऐसा मतलब ऐसा सोचा गया। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अविश्वास, ये सारे रीजन थे। क्योंकि अभी तक क्या माना जाता था, एक कहावत थी ना कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की कमजोरी को पूरे विश्व के सामने मतलब उजागर कर दिया था। भारतीयों के समक्ष भी ब्रिटेन की पराजय के समाचार और ब्रिटेन की मतलब स्थिति क्या है, इस समय कितनी कमजोर हो चुकी है, सब कुछ लोगों को जानकारी मिल रही थी। तो लोग जो ये भावना थी कि ब्रिटेन या अंग्रेज कभी पराजित नहीं हो सकते हैं या उनको हराया नहीं जा सकता है, ये वाली जो भावना थी, अब ये भावना भारतीयों के मन से निकल चुकी थी। यानी कि अब वो समझ गए थे कि अंग्रेज अपराजित नहीं है, उनको भी पराजित किया जा सकता है। तो इन सबसे लोगों में और कांग्रेस नेतृत्व के साथ साथ लोगों में भी एक विश्वास की भावना उठ रही थी कि अगर कोई आंदोलन अगर हम लोग चलाएं, और ये आंदोलन जो होगा ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए होगा और किसी मांग के लिए नहीं, सीधे सीधे मतलब भारत छोड़ो, आपको भारत छोड़ करके जाना है, इससे कम पर कोई समझौता नहीं। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। अब हम देखते हैं कि गांधी जी, चूंकि गांधी जी चूंकि उनकी रणनीति होती थी संघर्ष विराम संघर्ष, मैंने बताया हुआ है, तो गांधी जी के मन में चल रहा था कि संघर्ष को कैसे शुरू किया जाए। वो अकस्मात कोई संघर्ष शुरू नहीं करना चाहते थे कि अचानक ही कोई संघर्ष शुरू कर दिया जाए। उनकी एक रणनीति थी, रणनीति बनाते थे, इसके बाद संघर्ष को शुरू करते थे। तो उनके मन में एक बात चल रही थी कि संघर्ष को शुरू किया जाए, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति के कुछ ऐसे भी सदस्य थे जो संघर्ष को शुरू अभी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो कांग्रेस ने उस समय गांधी जी ने कांग्रेस के अन्य सदस्यों या कांग्रेस कार्य समिति के जो सदस्य थे उनके सामने सीधे सीधे एक क्या बोलते हैं चेतावनी दे डाली। क्या कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। बड़ा ही आईएमपी कथन है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसने कहा था और किस मतलब आंदोलन के लिए कहा था। तो आपका ऑप्शन जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ठीक है, तो किसने कहा था मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, तो आपका ऑप्शन जाएगा गांधी जी ने कहा था। और किस आंदोलन के लिए कहा था, किस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए कहा था, तो आपका ऑप्शन जाएगा अगस्त क्रांति, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आपको याद होना चाहिए, आईएमपी फैक्ट है। अब होता क्या है कि एक बैठक होती है, कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक होती है। तो होगा क्या, अगला फैक्ट देखते हैं।
कार्य समिति की वर्धा बैठक कब हुई थी? 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 को गांधी जी को संघर्ष करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, अब देखिए ये वाला आईएमपी फैक्ट है कि किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने के लिए गांधी जी को स्वीकृति प्रदान की गई। तो आपका ऑप्शन जाएगा कि वर्धा की बैठक में। और वर्धा की बैठक कब हुई थी? 14 जुलाई 1942 को। इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, ये वाला फैक्ट बहुत ही अहम है, इसको भी आपको याद करके रखना होगा। होता क्या है, जब इनको गांधी जी को मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है कारगिल कार्य समिति से कि आप जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर सकते हैं, तो गांधी जी ने इसका बकायदा अपना मसौदा तैयार किया कि इसमें क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या नहीं शामिल होगा, कब से शुरू किया जाएगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। उन्होंने कहा भी था कि आंदोलन शुरू करने में कुछ हफ्ते हमको लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 14 जुलाई 1942 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक है, लेकिन कितनी जल्दी आंदोलन को शुरू कर दिया गया? 8 अगस्त 1942 को बंबई के कहां पे? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। मतलब 1 महीने से भी कम समय में 8 अगस्त 1942 को कहां से? ग्वालियर टैंक मैदान से। मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत एमपी है। ग्वालियर टैंक मैदान कहां पे? बंबई में है। ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 इस सन को आपको याद करके रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। और इसी ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने क्या घोषणा करी थी? करो या मरो। यही यहां पर इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, तो एक नारा भी आपको याद रखना है, किस समय और किसने दिया, एक चीज आपको याद रखनी है। और दूसरी कई सारी चीजें इसके सामने से उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। और गांधी जी को पूरी तरह से जानकारी थी या एहसास था कि जो उन्होंने यहाँ पे एक लंबा भाषण दिया था इस मैदान में उन्होंने, तो भाषण में कई चीजें थी, तो सारी चीजों का डिस्कस यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बस कुछ चीजें आप लोग जान लीजिए। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि ऐसा समय भी आए कि आपको, यानी आम जनता से कहा था कि हो सकता है कि ऐसा समय आए कि आपको नेतृत्व प्रदान करने वाला कोई हो ही ना। तो उस समय हर व्यक्ति को, हर आम आदमी को अपना नेतृत्व खुद करना होगा, यानी कि खुद नेता बनना होगा इस आंदोलन को चलाने के लिए। ठीक है, इसीलिए यह आंदोलन बाद में देखेंगे हम लोग कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में। तो इस आंदोलन के 3 नाम हैं। एक है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, एक है स्वतः स्फूर्त आंदोलन, और एक है अगस्त क्रांति। एक क्या नाम है? अगस्त क्रांति। तो ये 3 नामों से इस आंदोलन को जाना जाता है। तीनों को आपको याद करके रखना है। तो गांधी जी को पहले से क्या शंका थी? वो जानते थे कि हो सकता है कि सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, इसलिए कोई निर्देशन देने वाला नहीं रहेगा, तो हर व्यक्ति को अपना खुद का नेता बनना होगा। कैसे काम करना है यह आपको खुद तय करना है। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी, जैसे उन्होंने कहा था कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अपने पद को न छोड़ें, लेकिन सरकार के प्रति निष्ठा न रखें।
ठीक है। इसी प्रकार से जमींदारों के लिए, किसानों के लिए भी कुछ हिदायतें दी गई थी। छात्रों को कहा गया था कि आप स्कूल तभी छोड़िए जब मतलब तभी छोड़िए जब तक कि मतलब आपके अंदर ये जज्बा हो कि जब तक कि आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक हम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। अगर ये वाली चीज़ आपके अंदर नहीं है तो स्कूल आपको नहीं छोड़ना है। तो कई सारी चीज़ें थी, लेकिन हिदायत जो दी गई थी उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि अंग्रेज तैयार बैठे थे कि जैसे ये लोग आंदोलन को शुरू करेंगे हम इसको तुरंत दबाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो गांधी जी का आंदोलन अहिंसात्मक होता है। अब इसमें क्या हुआ कि तुरंत 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की घोषणा करी गई और किस दिन आप देखेंगे कि 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर, बहुत ही आईएमपी है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी के साथ जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाली चीज हुई थी और ये वाली चीज आपको याद करके रखनी है कि आप किस ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन जाएगा अगस्त क्रांति, स्वतः स्फूर्त आंदोलन या असहयोग आंदोलन। ये ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है तो आपका ऑप्शन मैंने बता दिया है। या इसी किस ऑपरेशन के तहत कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, आपका ऑप्शन जाएगा ऑपरेशन जीरो आवर। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 2-4 बार एग्जाम में, तो इसको आपको याद करके रखना है। अब जब बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए तब इस आंदोलन ने अपना स्वरूप बदल दिया। जब कोई नेतृत्व करने वाला रहेगा ही नहीं, गांधी जी ने कहा भी था पीछे, तो होगा क्या, आंदोलन कुछ दूसरी राह पे चला जाएगा, हिंसात्मक भी हो सकता है और जैसे जिस व्यक्ति का मन करेगा वैसे वो कार्य करना शुरू कर देगा या उस प्रकार से वो आंदोलन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है। अब पहले ये देखते हैं हम लोग, यहां से क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया, यहां से क्वेश्चन आईएएस, पीसीएस, आरओ में आता है। तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि किन किन नेताओं को गिरफ्तार किया गया और किस किस जेल में रखा गया। बहुत ही वीआईपी चीज है। तो आप देखिए, महात्मा गांधी और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, ठीक है, सरोजिनी नायडू, एक और थे भूला भाई देसाई, देश के जाने माने वकील थे। इनको गिरफ्तार करके कहां रखा गया, पूना के आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस यानी महल में। बहुत ही वीआईपी चीज है। एक मिनट यार, ठीक है। और अभी थोड़ा देख लेते हैं गोविंद वल्लभ पंत को, गोविंद वल्लभ पंत को कहां रखा गया था, एक मिनट, हाँ, इनको जो है अहमदनगर जेल में। जवाहरलाल नेहरू को बांकुड़ा जेल में, नहीं, अल्मोड़ा जेल में। और एक है हमारे अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में।
तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि किनको कहाँ पे रखा गया था। तो ये वाला फैक्ट आपको याद करके रखना है। देखिए यहाँ पे अब देखते हैं कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इन लोगों को कहाँ किसको कहाँ रखा गया था। देखिए आगा खां पैलेस, इसको आपको याद करके रखना है। आगा खां पैलेस में पूना के कौन कौन थे? एक भोलाभाई देसाई थे, एक दो स्त्रियां थी, सरोजिनी नायडू को आप याद करिए और कस्तूरबा गांधी को याद करिए, ठीक है। 2 स्त्री और 3 पुरुष जो है पूना के आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखे गए थे, जिसमें महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, भोलाभाई देसाई, ठीक है, सॉरी 2 स्त्री और 2 पुरुष, ठीक है। तो महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी पति पत्नी है, आपको याद रहेगा किनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। फिर सरोजिनी नायडू जी को भी याद करके रखिए कि उनको भी रखा गया था। फिर एक भोलाभाई देसाई जी हैं, उनको याद करके रखिए कि उनको भी रखा गया था, ठीक है। तो ये वाले फैक्ट आएंगे। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, गोविंद वल्लभ पंत को कहाँ रखा गया था? अहमदनगर जेल में रखा गया था, ठीक है, याद करके रखिए। एक फैक्ट है, जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। अबुल कलाम आजाद को कहाँ रखा गया था? बांकुड़ा जेल में रखा गया था। और राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो इनको सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आईएएस विशेष आरओ में आता है कि किनको किस जेल में रखा गया था। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इन आईएमपी लोगों को गिरफ्तार किया गया और यहाँ पे रखा गया, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। जब आईएमपी ऐसे ही करके बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लगभग आप कर सकते हैं कि 1942 के दौर में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 18 से 20,000 लोग ऐसे थे जिनको भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। ऐसे करके खूब गिरफ्तारियां करी गई थी, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से तैयार थे, जैसे ये लोग आंदोलन छेड़ेंगे हम इनको गिरफ्तार करना ही करना है। तो अब इस तरह से गिरफ्तारी का प्रभाव क्या हुआ? गिरफ्तारी का परिणाम ये हुआ कि आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया, मतलब उसका कोई नेता नहीं रह गया कि वो निर्देश दे सके, सभी लोग जेल में ठूस दिए गए। तो अब अनेक क्षेत्रों में आंदोलन ने अपनी अलग अलग राह पकड़ ली, जहां पे जैसा व्यक्तित्व मिला, जैसी सोच मिली, वैसी राह पकड़ ली इस आंदोलन ने। हाँ, जैसे कि इस आंदोलन में कुछ नई चीजें देखी गई थी, उन नई चीजों को डिस्कस करना हमारे लिए जरूरी है। जरूरी क्या है उसको देखते हैं हम। वीआईपी फैक्ट है, जब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस आंदोलन की एक विशेषता उभर करके सामने आती है, जो मतलब यह आंदोलन अब क्या हो गया? भूमिगत हो गया, भूमिगत आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसका एक स्वरूप बन गया, भूमिगत आंदोलनकारियों का एक संगठन तैयार हो गया, मतलब कि छिप करके आंदोलन को जारी रखना। और इस भूमिगत आंदोलन के मेनली कौन कौन से नेता थे, इसको हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम देखेंगे, इसमें नाम आएगा आपका मेनली जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए। अब इनके 5 साथी कौन कौन थे? क्योंकि आईएएस और पीसीएस में पूछ देगा भैया कि जयप्रकाश नारायण कहां से भागे थे, तो आप ऑप्शन कर ले जाओगे कि हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। लेकिन इनके 5 साथियों में कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो 5 साथियों का नाम आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो नाम देख लेते हैं। एक है इनके 5 साथी में, एक थे रामानंदन मिश्र या मिश्रा कह सकते हैं। दूसरे थे सूरज नारायण सिंह।
तीसरे थे गुलाबी सोनार, चौथे थे शालिग्राम सिंह, और पांचवे थे योगेंद्र शुक्ल। इनके साथ ये भागे और भाग करके भूमिगत आंदोलन को इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, तो अब इन्होंने भूमिगत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए या जारी रखने के लिए क्या किया, एक समिति की स्थापना की। समिति का नाम क्या था? केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किया। ठीक है, अब इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ये वाला फैक्ट आईएमपी आईएएस और पीसीएस के लिए। ठीक, तो भूमिगत आंदोलन, देखिए क्वेश्चन करेगा कि भूमिगत आंदोलनकारियों के मुख्य नेता कौन थे, तो आपका ऑप्शन तुरंत जयप्रकाश नारायण पर जाएगा। देखिए जैसे ही आईएएस पीसीएस की बात होती है तो वहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन करेगा कि जयप्रकाश नारायण के जो साथी, जो अपने जो 5 साथी थे उनमें निम्न में से कौन नहीं शामिल था। तो जब तक आपको सबका नाम नहीं याद रहेगा या पूछेगा कितने साथियों के साथ भगे थे, तो 5 साथियों के साथ। अगर कुल की बात करें तो जयप्रकाश नारायण को लेकर के 6 लोग हो जाएंगे। तो इसमें से एक है रामानंदन मिश्रा। ठीक है, रामानंदन मिश्रा को याद करिए, रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण से। ठीक है, दूसरे हैं सूर्य भगवान के नाम से याद करिए, सूर्य नारायण सिंह। ठीक है, तीसरे गुलाब के फूल के नाम से याद करिए। ठीक है, या सोनार के नाम से याद करिए, गुलाबी सोनार जी थे। और चौथे थे शालिग्राम सिंह जी थे, शाल सिंह, इनको याद करिए। और एक योगेंद्र शुक्ल जी थे। मतलब इन्हीं 5 लोगों के साथ यानी कुल 6 लोग जेल से भागे थे। कौन, किस जेल से? हजारीबाग सेंट्रल जेल से। और किस संगठन की स्थापना करी थी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किया था। किस लिए? भूमिगत आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए या भूमिगत आंदोलन को चलाने के लिए। ठीक है, तो एक इस किस आंदोलन ने भूमिगत आंदोलन का रुख अपनाया या भूमिगत आंदोलन की दिशा अपनाई, तो आपका ऑप्शन जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन या स्वतंत्र स्फूर्त आंदोलन या अगस्त क्रांति। जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे आपका ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीज, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम लोग बाहर रहेंगे तो होगा क्या, होगा कि हम लोग भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई थी। और इन लोग जैसे जयप्रकाश नारायण जी बिहार और नेपाल की सीमा पर, बिहार नेपाल सीमा पर समानांतर सरकार का गठन किया था। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन करें कि बिहार नेपाल की सीमा पर समानांतर सरकार किस या प्रति सरकार इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है, अभी चलेंगे उस पे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये करे कि बिहार और नेपाल की सीमा पर या बिहार या नेपाल में किसने समानांतर सरकार का गठन किया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया जयप्रकाश नारायण। आपका ऑप्शन क्या जाएगा? जयप्रकाश नारायण। अच्छा, इस आंदोलन की एक और विशेषता थी, गुप्त कांग्रेस रेडियो। ठीक है, इस आंदोलन की एक विशेषता गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन था। वीआईएमपी चीज है, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। ये रेडियो वाला यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार दोहराया जाता है कि गुप्त रेडियो का संचालन किस आंदोलन की विशेषता थी, तुरंत ऑप्शन मारिए, भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता थी। अब ये गुप्त रेडियो कहां से स्थापित किया गया था? एक स्थापित किया गया था आपके बंबई में और एक स्थापित था नासिक में। अच्छा, एक बंबई से जो गुप्त रेडियो का प्रसारण होता था, उस पे कौन भाषण देता था? उषा मेहता। वीआईएमपी है, उषा मेहता जी का नाम आपको याद करके रखना होगा। उषा मेहता जी किस आंदोलन से संबंधित है? इजी टू मॉडल क्वेश्चन भी कर सकता है, तुरंत मारिए, भारत छोड़ो आंदोलन से या कांग्रेस के बंबई गुप्त रेडियो स्टेशन से कौन मतलब बोलती थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा उषा मेहता। और इस यहाँ से राम मनोहर लोहिया भी
राम मनोहर लोहिया जी भी यहाँ से बोलते थे, भाषण देते थे। तो ये दो लोग यहाँ मुंबई के रेडियो स्टेशन से क्या करते थे, भाषण देते थे, प्रसारण करते थे। नासिक की बात करें तो नासिक से बाबू भाई, अगर नासिक रेडियो स्टेशन की बात करें तो बाबू भाई जी यहाँ से भाषण देते थे। या आप कह सकते हो कि इस रेडियो का प्रसारण कौन करता था, बाबू भाई करते थे। तो दोनों लोगों का नाम आपको याद करके रखना है, VIMP है। यानी कि अगर क्वेश्चन करे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पे गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी, आपका दोनों जैसे ऑप्शन देगा, एक आपका ऑप्शन होगा, अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन आपको मानना होगा, बी और सी दोनों, मुंबई में भी और नासिक में भी। मुंबई में कौन बोलता था, मुंबई से कौन प्रसारण करता था, लेडीज पूछे तो उषा मेहता, और अगर पुरुष पूछे तो राम मनोहर लोहिया, और यहाँ पे बाबू भाई भाषण देते थे या नासिक से प्रसारण करते थे। लेकिन यह गुप्त रेडियो स्टेशन का जल्दी ही पता चल गया अंग्रेजों को, और इन लोगों को गिरफ्तार करके 4 साल की सजा दे दी गई। अब ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, 4 साल की सजा दी गई। हम मेन फैक्ट पे चल रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के मेन फैक्ट पे चल रहे हैं कि जब नेतृत्व विहीन हो गया तो इस आंदोलन ने कैसे कैसे स्वरूप अख्तियार कर लिया। आप लोगों ने देखा भूमिगत स्वरूप इसने अख्तियार कर लिया, ठीक है, और इसने क्या बोलते हैं, एक गुप्त रेडियो स्टेशन का स्वरूप मतलब बना लिया अपना, ठीक है। अब अगला स्वरूप देखें कि क्या और बदलाव आया था इस आंदोलन ने, और क्या स्वरूप अख्तियार किया था। जिसको मैंने याद करने के लिए बोला उसको आपको याद करके रखना है एकदम परफेक्टली। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, प्री टाइम मेंस देने जाओ आप, ठीक है। मेंस में भी ये काम करेगा, हालांकि मेंस की क्लास तो मैं एकदम अलग से चलाऊंगा, लेकिन अभी जो है एक कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल चला रहा हूं ताकि प्री मेंस दोनों में आपकी समझदारी विकसित हो सके, यही मेरा लक्ष्य है। अब इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी पता है आप लोगों को, समानांतर सरकारें, समानांतर सरकारें। अब ये वाली चीज है, अभी हमने देखा कि बिहार और नेपाल की सीमा पर किसने समानांतर सरकार की स्थापना करी थी, तो आपका ऑप्शन था जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वहां से नहीं बना है, क्वेश्चन जहां से बना है अब वहां भी चलते हैं। समानांतर सरकार या प्रति सरकार जिसको करते हैं, या इसको हम कहते हैं प्रति सरकार, यानी ब्रिटिश सरकार के बदले में जो सरकार स्थापित करी गई उसी को समानांतर सरकार या प्रति सरकार बोलते हैं। तो पहली सरकार कहां पे स्थापित करी, पहली समानांतर सरकार कहां स्थापित हुई थी, VIMP चीज है। तो पहला फैक्ट आपको याद करके रखना है, पहली समानांतर सरकार बलिया में, ठीक है। किसने, चीतू पांडे ने स्थापित किया था, ठीक है। ये पहली सरकार है 1942 में, क्रम भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो पहली समानांतर सरकार कहां पे स्थापित हुई थी, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कहां हुई थी। पहले तीनों प्रति सरकारों को देख लेते हैं, इसके बाद सबको कॉन्सेप्चुअल पढ़ लेंगे, ठीक है। 1942 में स्थापित हुई थी, और चीतू पांडे अपने आप को क्या बोलते थे, अपने आप को गांधीवादी कहते थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन अपने आप को गांधीवादी बोलता था, तो आपका ऑप्शन जाएगा चीतू पांडे, जब आप गांधीवादी जाते थे, गांधीवादी बोलते थे। इन्होंने वहां के कलेक्टर से सारे अधिकार छीन लिए, जितने कांग्रेस नेता थे गिरफ्तार थे सबको छुड़वा दिया, और कुछ समय तक वहां पे अंग्रेजों की कोई सरकार रही ही नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद सबसे कम समय तक यही सरकार चली भी, क्योंकि सबसे कम समय तक यही सरकार रही भी, ये भी आपको याद करके रखना है। जितनी सरकारें गठित हुई थी समानांतर सरकारें, सबसे कम समय तक कौन थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा ये बलिया वाली, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हाँ, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर, तामलुक की जातीय सरकार या इसको बोलते हैं या राष्ट्रीय सरकार कब स्थापित हुई थी, इसका सन आपको याद करके रखना है, 17 दिसंबर
दिसंबर 1942, 17 दिसंबर 1942 को। और इसकी क्या विशेषता है, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं, इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 17 दिसंबर 1942 को सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन, ठीक है। अब तीसरी सरकार में चलते हैं। तीसरी सरकार गठित जो हुई थी सतारा यानी महाराष्ट्र की, सतारा की समानांतर सरकार 1943 से 1945 तक रही थी। ये सबसे दीर्घजीवी थी, सबसे लंबे समय तक आप इसको कर सकते हैं, सबसे लंबे समय तक यही सरकार चली थी, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं, इसमें चीजें क्या है कि रॉबिनहुड शैली में डकैतियां डाली गई, रॉबिनहुड शैली में डकैतियां, ठीक है। न्यायदान मंडल की स्थापना, गांधी विवाहों का आयोजन, और इसकी एक विशेषता थी औंध, एक क्वेश्चन भी आया हुआ, औंध रियासत के महाराजा ने इस सरकार को काफी सहायता प्रदान की थी, काफी सहायता दी। और यही वह औंध रियासत है जिसका संविधान गांधी जी ने तैयार किया था। इसको भी आपको याद करके रखना है, संविधान गांधी जी। ऊपर इसलिए लिख रहा हूं कि पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब चलिए, अब तीनों को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। देखिए, 3 जगहों पे समानांतर सरकार स्थापित हुई थी या जाति सरकार स्थापित हुई थी। यहाँ पे माइनर सा डिफरेंसेज है जिसमें लोग गलती कर जाते हैं। देखिए, समानांतर सरकार या प्रति सरकार, ये वाली चीज है ना, इसमें चलते हैं। तो अगर पूछे कि पहली समानांतर सरकार कहां स्थापित हुई, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कहां पे, बलिया में, ठीक है ना। आपका ऑप्शन जाएगा बलिया। किसने स्थापित की थी, चित्तू पांडे ने, ठीक है ना। कौन अपने आपको गांधीवादी कहता था, इसमें से दे सकता है ना, इतने लोगों का नाम दे सकता है। सॉरी यार, नाम गलती हो गई थोड़ा सा। इसमें सतारा वाली जो सरकार थी, इसके मेन जो नेतृत्वकर्ता थे, उनका नाम, एक थे वाई बी चौहान और एक थे अभी याद आता है तो इस पर चित्र करते हैं। हाँ, नाना पाटिल, सॉरी याद आया, नाना पाटिल यहाँ के नेतृत्व करता है। तो अब हम सॉरी थोड़ा सा दिमाग से मिस हो गया था। अब हम तीनों सरकारों पर जिक्र करते हैं। तो पहली समानांतर सरकार बलिया ने चित्तू पांडे के नेतृत्व में, कौन अपने आपको गांधीवादी कहता था, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि ये कहते थे, कौन, चित्तू पांडे कहते थे। सबसे कम समय तक कौन सी सरकार रही थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा बलिया वाली सरकार, समानांतर सरकार, ठीक है। दूसरी सरकार कौन सी थी, बंगाल की। ऑप्शन में बंगाल भी दे सकता है, मिदनापुर भी दे सकता है, या तामलुक भी दे सकता है, ठीक। बंगाल क्या है, जिला, राज्य है, मिदनापुर जिला है, और तामलुक क्या थी, तहसील थी। अब यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, जातीय सरकार या इसको राष्ट्रीय सरकार।
तो अब निम्न में से कहाँ पे जातीय सरकार स्थापित हुई थी, तो आपको तीनों ऑप्शन में देगा। या निम्न में से कहाँ पे राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई थी, तो तीनों ऑप्शन में देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जातीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी, ताम्लुक में हुई थी, या मिदनापुर में हुई थी, या बंगाल में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सन से मतलब है, ये सन मत याद करिएगा। या पूछेगा किस समानांतर सरकार में विद्युत वाहिनी का गठन किया गया था, सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किस सरकार में किया गया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया ताम्लुक, मिदनापुर या बंगाल। ठीक है, बहुत वीआईएमपी इसको याद करके रखना है। तो ये दो हो गया। तीसरा सतारा का देखते हैं, तीसरी सरकार या सबसे लास्ट वाली समानांतर सरकार कहाँ गठित हुई थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा सतारा, देता है तो सतारा, महाराष्ट्र देता है तो महाराष्ट्र। ठीक है, एक 1943 से 1945 तक रही थी। सन मत याद करिएगा, सन से कोई मतलब नहीं है, बस क्रम याद होना चाहिए। सबसे लंबे समय तक कौन सी सरकार रही थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा यही, कौन सी, महाराष्ट्र वाली। ठीक है, इसके नेता कौन थे, तो आप एक वाई चौहान है और एक नाना पाटिल है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ की 3-4 चीजें बहुत अनूठी है। रॉबिन हुड शैली में डकैतियां किस सरकार की विशेषता थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा सतारा या महाराष्ट्र की सरकार। न्यायदान मंडल कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा सतारा, महाराष्ट्र की समानांतर सरकार में। गांधी विवाहों का आयोजन किस सरकार में किया गया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा सतारा या महाराष्ट्र की सरकार में। ठीक है, और अवध रियासत के महाराज कहाँ के महाराज ने सतारा या महाराष्ट्र की समानांतर सरकार को सहायता प्रदान की थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा अवध रियासत। किस रियासत के, अवध रियासत के। और यही अवध रियासत है, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस अवध रियासत का संविधान किसने तैयार किया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा गांधी जी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहां तक आपको याद होनी चाहिए। इसका क्रम भी, पहला बलिया, दूसरा बंगाल, मतलब बलिया यानी यूपी, दूसरा बंगाल, तीसरा महाराष्ट्र, क्रम भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस आंदोलन की एक ये विशेषता रही है, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, इसको भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि कुछ ऐसे भी नेतृत्व उभरे थे जिनके नाम हमको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम हम पहले तो हमने कई नाम हमने देख लिए हैं, अब कुछ नाम और देख लेते हैं। इसमें बीजू पटनायक, इनका नाम आप याद करके रखिए, पटनायक। ठीक है, सुमति मुखर्जी, सुमति मुखर्जी, अच्युत पटवर्धन, पटवर्धन, आरपी गोयनका, आरपी गोयनका। कुछ नाम हमने पहले ही बता दिए हैं और ये कुछ आईएमपी नाम है, इनको आपको याद करके रखना पड़ेगा। जैसे बीजू पटनायक जी इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में काफी काम किया था इन्होंने, बीजू पटनायक जी ने। सुमति मुखर्जी, अब देखिए सुमति मुखर्जी से क्वेश्चन आता है, सुमति मुखर्जी इनमें से कौन पूछ देता है, उषा मेहता, सुमति मुखर्जी, या जो 2-3 स्त्रियों का नाम देगा पूछेगा इनमें से कौन उद्योगपति थी, तो आपका ऑप्शन जाएगा सुमति मुखर्जी जी उद्योग पति थी, मतलब उद्योग धंधा चलाती थी, धनी भी थी। ठीक है ना, और इन्होंने क्या किया था, ये जो है रोज अच्युत पटवर्धन इनके लिए रोज एक नई कार की व्यवस्था करती थी, एक नई कार की व्यवस्था करती थी और आर्थिक मदद देती थी ताकि गिरफ्तार न हो पाए। तो यहां से क्वेश्चन, कौन कौन उद्योगपति था, सुमति मुखर्जी। ठीक है, और किससे संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से। अच्युत पटवर्धन के लिए कौन एक नई कार की डेली व्यवस्था करती थी या आर्थिक मदद देती थी, आपको ऑप्शन जाएगा सुमति मुखर्जी। ठीक है, तो इन लोगों के नाम भी आपको याद होने चाहिए जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। अच्छा, अब देखते हैं, मैंने कहा कि अब इसमें क्या हुआ कि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन में बदल गया।
यानी कि जनता स्वयं अपना नेतृत्व गांधी जी कहे ही थे। तो कई जगहों पे अगर हम यूपी बिहार की बात करें, देखिए इस आंदोलन में हम एक नई चीज देखते हैं कि बहुत पहले देखिए कुछ ऐसा वर्ग था जो पहले अंग्रेजों मतलब ब्रिटिश भक्त था, अंग्रेजों का भक्त था। अब इस समय जाकर के उनकी भक्ति या अंधभक्ति अब समाप्त हो गई थी। जो राजा महाराजा थे, खासकर देखिए जमींदार वर्ग जो था, जमींदार, ठीक है, राजा महाराजा, जो राजा महाराजा लोग थे रियासतों के, ठीक है, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो थे, मतलब भारतीय लोग, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, ठीक है ना, यही ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव थी, और इन्हीं के दम पे यहाँ पे शासन लोग कर रहे थे, क्योंकि यही लोग इनका समर्थन करते थे। बड़े लोग समर्थन करते थे, जमींदार करते थे, राजा महाराजा करते थे, सरकारी कर्मचारी लोग करते थे, अधिकारी करते थे, तो इनके दम पे ही ब्रिटिश शासन यहाँ पे चल रहा था। अब 1942 के आंदोलन में एक नई चीज देखी गई कि यही लोग क्या हो गए, यही लोग कटने लगे थे। अब यही लोग अब कटने लगे थे। किससे कटने लगे थे? ब्रिटिश मतलब जो भक्ति थी, उस भक्ति से अब मतलब उब गए थे। कहने का मतलब क्या है कि अब जो भक्ति अंधभक्ति थी, अब वो देशभक्ति में धीरे धीरे बदल रही थी। तो अब इन लोगों ने क्या किया, अपने हाथ सरकाने शुरू कर दिए। तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नींव थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, अब हिलने लगी थी। अब ब्रिटिश सरकार को भी एहसास होने लगा था कि भैया अब यहाँ पे ज्यादा दिन तक रहना संभव नहीं है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमींदार जो थे इन्होंने सहयोग ही किया था आंदोलनकारियों का, किसानों ने भी इनका साथ दिया था। जमींदारों के ऊपर ना तो कोई लूटपाट की कोई घटना नहीं घटी थी, ठीक है। मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमान भी हालांकि बहुत अच्छी संख्या में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम द्वेष यहाँ पे अभी नहीं देखा गया था, 1% नहीं देखा गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने हालांकि कहा था कि मतलब आंदोलन से दूर रहा जाए, लेकिन बहुत से कम्युनिस्ट नेता ने इस आंदोलन में सहयोग किया था। और मजदूरों की बात करें तो हम देखेंगे कि अहमदाबाद, खासकर अहमदाबाद, बम्बई, मतलब आज जगहों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी, ठीक है। और लगभग ये अहमदाबाद के मजदूर तो 3 महीने तक हड़ताल किए थे, 3 महीने तक हड़ताल किए थे। तो कई जगहों पे हड़तालें हुई थी, तालाबंदी हुई थी। इससे ब्रिटिश साम्राज्य को या ब्रिटिश इकोनॉमिकल स्थिति काफी खराब हुई थी। तो ये सारी चीजें देखी गई। कई जगहों पे किसानों ने, जैसे कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी थोड़ा बहुत भक्ति दिखा रहे थे, तो वहां पे लगान नहीं दिए। और एक चीज और देखा गया कि जो रेल के या बस के जो ड्राइवर थे, वाहनों के जो ड्राइवर थे, ये लोग क्या करते थे कि बम और बंदूक इधर उधर पहुंचाते थे। मिला जुला करके कहने का मतलब यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नई तस्वीर देखी गई कि तथाकथित जो अंग्रेजों का स्वामी भक्त कतार था, या जो लोग थे वह भी अब अपना हाथ खींचने लगे थे। यानी उनकी भी अंग्रेजों के ऊपर जो स्वामी भक्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। इन लोगों को भी भारत छोड़ो आंदोलनकारियों का सहयोग करता हुआ या भूमिगत आंदोलनकारियों का सहयोग करते हुए देखा गया था। तो ये सारी चीजें थी। और दूसरी बात यह है कि दमन के बहुत दमन तो बहुत कठोरता से किया गया था। गोलीबारी की भी घटनाएं हुई थी, गिरफ्तारियां भी की गई थी बहुत से लोगों की, सब कुछ किया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि मैंने बता दिया है कि इस आंदोलन में सबसे बड़ी जो बात देखने को मिली है वो सबसे मेन बात यही थी। कौन सी बात? कि जो तथाकथित स्वामी भक्त वर्ग था वह भी अब इनका क्या हो गया था, अब भी इनसे कटने लगा था। और उसका रीजन क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन कई जगह पराजित हो चुका था, जापान जैसे छोटे से देश से। तो सीधी सी बात है कि लोगों के मन में यह भावना पनप रही थी, अब दिख रही थी कि अरे अंग्रेज अपराजय नहीं है, इनको पराजित किया जा सकता है। तो उनके अंदर भी उत्साह जागृत हो रहा था
तो इस कई रीज़न थे। और दूसरी बात है कि अब चूँकि बहुत जगहों पे अमेरिका या हम कहें इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये लोग पराजित हो रहे थे और विदेशी दबाव भी अब इनके ऊपर पड़ने लगा था। किनके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर विदेशी दबाव भी पड़ रहा था। विदेशी दबाव, विदेशी दबाव का मतलब क्या हो गया कि चूंकि ये लोग पराजित हो रहे थे तो विदेशी समाचार पत्र और विदेशी कुछ विदेशी राष्ट्र जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया या अमेरिका हो गया, ये लोग भी अंग्रेजों पर दबाव डाल रहे थे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। तो मिला जुला करके कि चारों तरफ से इनके ऊपर दबाव पड़ रहा था, यहाँ से तो पड़ ही रहा था, विदेशों से भी पड़ रहा था। कई विदेशी समाचार पत्र जो थे वह इनको नसीहत दे रहे थे कि आप लोग भारत को आज़ाद कर दो, भारत को मतलब स्वतंत्रता दे दीजिए आप। और आप देखते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद भी हो गया, 2-3 साल लगे उसमें, लेकिन आज़ाद हो गया। तो ये चीज़ें, कुछ नई चीज़ें यहाँ पर देखी गई जो कि पहले के आंदोलन में नहीं देखी गई थी। क्या नहीं देखी गई थी? ये स्वामी भक्त जो वर्ग था, यह जो है संविधान आंदोलन या असहयोग आंदोलन में मतलब आम जनता के साथ सहयोग नहीं किया था। ब्रिटेन का ही भक्त बना हुआ था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये सारी नई चीज़ें देखी गई थी। अब बार बार जो है गांधी जी के ऊपर दबाव पड़ रहा था, कई जगहों पर हिंसा भी हो रही थी। जैसे कि अगर हिंसा की हम बात करें तो हम देखते हैं कि लगभग 250 रेलवे स्टेशन को क्षति पहुंचाई गई, ठीक है। और 500 के लगभग डाकघर थे, डाकघर, ठीक है ना, उनको भी मतलब तोड़ा गया, ठीक है। और इसके बाद 150 थाने जो थे, पुलिस थाने थे, उनको भी मतलब उन पर भी आक्रमण की घटनाएं हुई थी। अकेले कर्नाटक में, केवल कर्नाटक में ही 1600 टेलीफोन तार काटने की घटनाएं हुई थी, तो एक मात्र एग्जाम्पल है, ऐसी कई घटनाएं हो रही थी मतलब पूरे भारत में हर जगह पे। तो इसके लिए अभी चूंकि कुछ हिंसा का रास्ता भी अख्तियार कर लिया था इस आंदोलन ने, और गांधी जी हिंसा के पुजारी थे, तो अंग्रेज सरकार बार बार कर रही थी कि गांधी जी जो हिंसा हो रही है उसके लिए माफी मांगे, ठीक है। लेकिन गांधी जी क्या करें, गांधी जी के स्वर भी अब देखिए थोड़ा सा बदले हुए हैं। वो कहते थे कि ये जो हिंसा हो रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्रिटिश सरकार ही जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? आप ही लोग जिम्मेदार हो, इसके लिए भारत की जनता जिम्मेदार नहीं है, आप लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए हम माफी नहीं मांगेंगे या हम उसको रोकने की बात नहीं, हम लोगों को रोकने नहीं करने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी की रणनीति में थोड़ा बदलाव भी देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत हिंसा को इन्होंने मतलब अब स्वीकार भी कर लिया था कि अगर इतने बड़े पैमाने पर कोई संघर्ष चल रहा है तो थोड़ा बहुत हिंसा हो सकती है, जो कि पहले के आंदोलन में नहीं देखा गया। पहले के आंदोलन में थोड़ी भी हिंसा होती थी तो गांधी जी तुरंत आंदोलन को वापस लेने की कोई ना कोई तरकीब निकाल दिया करते थे या आंदोलन को स्थगित कर देते थे, लेकिन इस आंदोलन के दौरान नहीं देखा गया है। गांधी जी मतलब इसको स्वीकार करने लगे कि थोड़ा बहुत हिंसा तो जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस हिंसा के लिए आप ही लोग जिम्मेदार हो, ना कि भारतीय जनता, आप हमको आज़ाद कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी ये चीज़ें देखी गई। और इसका दायरा जो था अगर बात करें तो चूँकि कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, तो हर जगह अलग अलग तरह से घटनाएं घटित हुई थी। यूपी बिहार में जमींदारों ने खूब मतलब आंदोलनकारियों का साथ दिया था। यूपी में आपके जो BHU स्कूल है, मतलब BHU के जो छात्र थे, BHU के छात्र जो थे, एक गांव इन्होंने आंदोलन को गांव तक पहुंचाया था। इनका नारा था स्टेशन फूंक दो, थाने जलाओ, अंग्रेज भाग गया, तो कई जगहों पे कई प्रकार की घटनाएं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हुई थी। लेकिन ना तो अंग्रेज झुक रहे थे, ना तो भारतीय जनता झुक रही थी। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने
अब सरकार जो है खूब दमन कर रही थी आंदोलनकारियों का, तो सरकारी दमन के विरोध में सीधे सीधे आइए यहाँ पे, सरकारी दमन के विरोध में, दमन के विरोध में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। उपवास की घोषणा कर दी। ठीक है। और जब ये उपवास की घोषणा कर देते हैं, 21 दिन के उपवास की घोषणा कर देते हैं, तब भी अंग्रेजी सरकार जो है अपने दमन वाले रास्ते से नहीं हटती है। तब कई ऐसा वर्ग था जो अब तक इस आंदोलन में अगर मान लीजिए सहयोग नहीं भी करता था, तो वो भी अब सहयोग करने लगा। अब यहाँ पे देखते हैं बहुत वीआईपी फैक्ट है, यहाँ से 3 सदस्य गांधी जी के इस उपवास जब कर देते हैं, तो इस समय होता क्या है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, ठीक है ना, इन्होंने ही गांधी जी को कमबख्त बुढ़ा कहा था। कमबख्त बुढ़ा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चर्चिल कहते हैं कि जब दुनिया में हम हर जगह जीत रहे हैं, तो हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे घुटने टेक सकते हैं, चर्चिल का ये कहना था। ठीक है। तो इन सब चीजों से नाराज होकर के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से तीन लोग कौन कौन थे, 3 सदस्य थे। 3 लोग कौन कौन थे? एक थे एमएस अड़े, दूसरे थे एनआर सरकार, और तीसरे थे एचपी मोदी। इन लोगों ने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आईएमपी है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के उपवास के बाद किन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो आप इनका नाम याद करके रखोगे, एमएस अड़े, एनआर सरकार, एचपी मोदी। ठीक है ना। तो आराम से याद हो जाएगा यार, इस समय क्या है, किसकी सरकार है। बहुत ही एक जनरल सी भाषा, कॉमन सी भाषा, बच्चा बच्चा बोलता है, मोदी सरकार। क्या बोलता है? मोदी सरकार। तो इससे आप आराम से याद कर लोगे, मोदी सरकार। अड़े को याद कर लो, मोदी सरकार अड़ी, मोदी सरकार अड़ी है, या मोदी सरकार अड़े है। तो इससे याद हो जाएगा आपको, एमएस अड़े। देखिए, अड़े इसमें है, इसमें सरकार है, और इसमें मोदी है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि इन 3 सदस्यों ने क्या किया था? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन थे? तो आपका ऑप्शन जाएगा लिन लिथिगो, ये वायसराय थे। ठीक है। कौन थे? वायसराय थे। और इन्होंने ही मतलब धमकी दी थी हेलीकॉप्टर से प्रदर्शनकारियों के ऊपर मतलब बम और गोली की बौछार करने की। किसने? लिन लिथिगो ने। तो अब क्या हुआ? लिन लिथिगो को हटा करके आ जाते हैं कौन? लॉर्ड वेवेल को बना दिया जाता है यहाँ का वायसराय। और लॉर्ड वेवेल यहाँ पे जब आते हैं, तो फिर समझौते की बात शुरू हो जाती है। उसी के बाद शिमला सम्मेलन होता है। फिर इसके बाद भारत का इतिहास आगे बढ़ता है, यानी स्वतंत्रता की तरफ बढ़ता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में मेनली ये वाली चीजें जो देखी गई, स्वतः स्फूर्त आंदोलन इसको इसलिए कहा जाता है कि बड़े बड़े आंदोलनकारियों को क्या किया गया, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए गांधी जी ने कहा भी था, मैंने बताया है। तो जहाँ पे जैसा नेतृत्व, जैसे सोच, जैसे विचार वाले लोग मिले, वैसे ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। इस आंदोलन में अहिंसा और हिंसा दोनों चीजें देखी गई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो देखी गई कि जो तथाकथित या ब्रिटिश साम्राज्य का जो समर्थक था या भक्त था, वो भी अब धीरे धीरे अब उसकी भी ब्रिटिश सरकार से भक्ति खत्म हो गई थी। ठीक है। तो ये लोग भी अब राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन ने मतलब कई उतार चढ़ाव देखे, और इसके बाद हम देखते हैं कि 1-2 समझौता के बाद भारत स्वतंत्र भी हो जाता है। और यह भारत की स्वतंत्रता की
आखिरी लड़ाई थी। अंतिम लड़ाई कौन सी थी? तो आपका ऑप्शन जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन से जितनी भी चीजें हमने मतलब क्लियर कराई हैं, ये सारी चीजें आप इसको याद रखोगे तो आप आराम से थोड़ा सा आपका मेंस का भी कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और प्रीलिम्स में मैंने जो चीजें आईएमपी बताई हैं, ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज फिलहाल भारत छोड़ो आंदोलन का ये वीडियो फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन पर मैं एक वीडियो बाद में भी बनाऊंगा। अभी चूंकि छात्रों के कहने पर मैंने बनाया है, तो एक बार और वीडियो इस पर बनाऊंगा और इस पर और विस्तृत चर्चा करूंगा मैं। लेकिन अभी भी जितनी चर्चा की है, आप आराम से प्रीलिम्स दे सकते हो, आईएएस चाहे पीसीएस या आरओ, या हम कर सकते हैं कि मेंस लिखने में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं लाइव क्लास बढ़ा सकूँ, चला सकूँ।